राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 15 तारीख को यानी कि 15 जनवरी 2020 को होने वाली मकर संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ। असल में क्या है कि जो मकर संक्रांति है वो सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश, संक्रांति का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, संक्रमण, ठीक है, एक राशि से सूर्य का दूसरी राशि में आना। तो मकर में आने पर खर मास भी ख़त्म हो जाता है, अब शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सूर्य जो है वो जगह भी बदल लेता है, यानी कि दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक कहते हैं दक्षिणायन, जो जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वो दक्षिणायन हो जाते हैं, और जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उत्तरायण हो जाते हैं। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह के बारे में भी आपने सुना होगा, सबको ही पता है कि उन्होंने उतनी देर जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुए तब तक उन्होंने अपने प्राण रोक के रखे थे, क्योंकि उसको देवताओं का दिन माना जाता है। जो उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन माना जाता है, और दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि मान ली जाती है। तो उस समय के आने के लिए, यानी कि ये इतना अच्छा समय क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो ये ठंडक है ये भी कम हो जाती है। एक जनरल बोलचाल की भाषा में जब लोहड़ी आती है तब ये कहा जाता है जाती ठंड ठंड सेक लो। इसका मतलब होता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से सब सुनते आ रहे हैं, तो वो बोलचाल की भाषा के अंदर वो ये चीज़ का मानना होता है कि आप अब सर्दी जो है वो जा रही है, अब दिन बड़े होने लगेंगे। अब क्योंकि देवताओं का जो मैंने आपको बताया शुभ कार्य जो है शुरू होने लगेंगे, जब उस साइड पे आ जाएंगे सूर्य, तो सूर्य बहुत प्रसन्न है अपने बेटे के घर में आके। हर माता पिता खुश होते हैं अपने बच्चे के पास आकर, तो वहाँ भी वो खुश होते हैं। इस वजह से हम लोग जब जिस दिन भी हम लोग ये करते हैं, खिचड़ी देते हैं, बहन बेटियों को देते हैं, मंदिर में देते हैं, हम खुद भी उस खिचड़ी का सेवन करते हैं, खिचड़ी खाई जाती है। तो ये हार्वेस्टिंग भी जो होती है उसकी भी लाके फसल जो है पहले दिन सब नया चावल यानी कि जो आता है, और नई दाल जो आती है। अब जो लोग शहर में रहते हैं उनको कहाँ से नई दाल और नए चावल उपलब्ध होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो लोग वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए नए चावल, नए दाल, वो चीज़ लानी, गुड़ जो होता है वो देना, गर्म होता है गुड़ तो वो देना, और तिल देने। अब तिल देने का अर्थ होता है शनि के चीज़ों का दान करना, उनका दान करना। जो रेवड़ियाँ बनाई जाती हैं वो गुड़ और तिल की मिला के बनाई जाती हैं और वो बांटी जाती हैं, खाने के लिए सबको दी जाती हैं। अब बहुत सारी चीज़ों के दान पुण्य, मतलब हमारे यहाँ पे रिचुअल रहा है हिंदू धर्म में कि हम लोग कोई भी शुभ दिन होते हैं तो हम लोग दान, अब दान क्यों करते हैं? दान इसलिए करते हैं कि सब मिल बांट के खाएं, यानी कि एक भाई बहन जो बेचारा थोड़ा कमी पेशी में है वो भी मिल बांट के खाना, जो नहीं कर पाता, जो इंसान हमारे जैसे जितना नहीं, हम जितना लाते हैं उतना नहीं कर पाता, तो आप जो समर्थ है समर्थ अनुसार ये सब चीज़ें दान करते हैं। धर्म स्थान में दान करते हो या कहीं गुरुद्वारे में दान करते हो तो क्या होता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है या आपका जो भी वहाँ दशवंध गया तो वो सबको मिल के, सबको बट के मिलता है। तो इसी को कहते हैं दान देना। और दान क्या चीज़ होती है? और तो दान कोई चीज़ नहीं है। तो वो स्पेशल डेज जो होते थे, अच्छे अच्छे दिन बना लिए जाते थे, तो वो उस दिन बना करके कि अच्छी तरह से दान जाए, मतलब सबको लगे, सबको महसूस हो कि हाँ हमारे लिए त्यौहार है। तो वो उसको कहते थे खिचड़ी मनस लेना। तो खिचड़ी मनस के रख दी जाती थी, वो बच्चों को भी खिलाई जाती थी और बाहर भी दे दी जाती थी, यानी कि जो हमारे घर काम कर रहे हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए, ना मैं भूखे, मैं मेरे घर कोई कमी हो, ना सामने वाले बंदे के घर में कोई कमी हो। इसके साथ तीर्थ स्थलों पे स्नान आदि का भी बड़ा महत्व है। अब हर कोई तो तीर्थ नहीं जा सकता, आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद उससे स्नान कर लें। उसमें थोड़े से तिल चाहें तो आप तिल भी डाल सकते हैं। ये दो काम आप कर लो तो आपको तीर्थ जैसा ही आप मन में मान लें, और उसके बाद वो आप ये सोचें कि हम लोग वहीं नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उधर ही स्नान कर रहे हैं, ये अपने मन के अंदर सोचें आप। वैसे तो लोहड़ी के बाद अगले दिन इस 14 तारीख को ही संक्रांति मना ली जाती है, लेकिन पंचांग के अकॉर्डिंग
हमें सूर्य उदय की तिथि जो है वो 15 तारीख की ही मिलती है। तो इसके कारण संक्रांति, क्योंकि पूरा दिन सुबह तो तिथि मिली नहीं 14 तारीख को हमें संक्रांति मनाने के लिए, तो इस वजह से ये जो तिथि हमें मिली है सूर्य उदय पे ही मिली है, तो उसके कारण 15 तारीख को ही संक्रांति मनाई जाएगी। तो 10 बजे तक आप दान वगैरह जो भी आपने करना हो वो आप अलग से निकाल के रख देना, और नहा धोकर अच्छे से खिचड़ी भी आप मुंह लगा लेना, और जो आपका मन करता है वो आप दे सकते हैं। अब क्योंकि 14 तारीख को भी शाम से तिथि तो चल रही है उनकी उसकी संक्रांति की, तो जो लोग स्नान जाके करना चाहते हैं बाहर, तो वो जाके बाहर स्नान उसके अंदर कर सकते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई आपत्ति नहीं है। अब हर राशि के अनुसार जिस तरह से जो जो प्रभाव आपके ऊपर सूर्य जो है मकर में बैठने के बाद जो प्रभाव दे रहे हैं हर राशि के हिसाब से, अब मैं वो आपको बता देती हूँ। मेष राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके 10वें भाव में है। 10वें भाव में होने के बाद वो चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं, और उसकी दृष्टि देने से माता पिता को थोड़ा सा कष्ट बन सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके स्वभाव में थोड़ी गर्मी, गुस्सा, और आप रौब से अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे। अब जहां आप जॉब कर रहे हैं या कार्यस्थल के ऊपर अगर आप बॉस को आंसर बैक करोगे या बॉस पे रौब जमाने की कोशिश करोगे तो वो तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके स्वभाव के अंदर ही रोबीलापन आ जाएगा कि आप अपना थोड़ा रौब के साथ काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अपने रौब को ये एक्चुअली बताना ये होता है कि आप पहले से ये चीज़ समझ जाओ कि मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, तो आप अपने बॉसेस के साथ या अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा रौब वाला रवैया बिल्कुल ना अपनाएं, और अपनी संतान को ज़रा समझने की कोशिश करें, और उधर भी अपना क्रोध ना दिखाएं, और उनकी बेटरमेंट के लिए आप बात करने की कोशिश करें। उपाय के तौर के ऊपर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और मैं हर राशि के लिए ही पहले ही बता दे रही हूँ, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और उसके बाद आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, या सूर्य का कोई भी मंत्र लेकर आप उसका जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः कर लें, इतना भी आप कर सकते हैं। अब हम वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। उनके सूर्य जो है ना वो 9वें भाव में है, तो दृष्टि वो 4th हाउस को दे रहे हैं। तो आपको कहीं प्रॉपर्टी वगैरह के कोई संबंधित कोई कार्य हों तो वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। पिता और माता की सेहत का आप ध्यान रखें, और उसके बाद धर्म स्थान में या पिता से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मत करें, उल्टा उनको गुड़ की कोई ना कोई अपने पिता को या माता पिता को आप गुड़ की मिठाई खिलाएं। अगर उनको डायबिटीज़ है तो नाम मात्र को आप ज़रा सा इतना सा गुड़ उनको चखने के लिए दे सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या पिंक कलर की कोई शर्ट या कोई कपड़ा आप अपने पापा को दे सकते हैं, अपने पिता को दे सकते हैं। तो आप ये करें, धर्म में आपकी रुचि बने, आप धर्म की तरफ ज़रा ध्यान ज़्यादा दें, और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने पिता की सलाह से ज़रूर चलें। और उसके बाद आपके जो जॉब वगैरह है उसके अंदर प्रमोशन या कुछ बढ़त की संभावना दिखाई देती है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य जो है 8वें भाव में आ गए हैं, और अगर आप देखेंगे कि वो पराक्रम भाव पे दृष्टि कर रहे हैं, तो आप भाई बहनों से थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जो छोटे भाई बहन हैं उनसे ना करें। अपना पराक्रम में थोड़ी अपनी ऊर्जा बढ़ा दें। पराक्रम करने के लिए मन थोड़ा आपका इस तरह से हो जाएगा जैसे मैं सबसे अलग रहूं, या एकदम तटस्थ होने का मन करेगा कि मैं सबके साथ मिलूं जुलूं ना। हालांकि अष्टम में सूर्य को दोष तो नहीं लगता है ऐसा शास्त्र कहते हैं, लेकिन देखा गया व्यवहार के अंदर कि दोष लग जाता है, यानी कि फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि सामने वाले बंदे के पिता की सेहत जो है वो बहुत डाउन आ जाती है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो जब उनकी सेहत डाउन आती है तो आपको अपने पिता की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि आप अपने, ऐसा ना हो कि आप अपने पिता से बिल्कुल दूरी बना लें। उनकी दूरी ना बनाएं। अपने पिता को अगर कोई ज़रूरत है या कोई उनकी दिक्कत है तो आप उनको समझने की कोशिश करें और उस चीज़ का ध्यान रखें, और अपना मेहनत जो है वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो ताकि मेहनत करके आपको लाभ प्राप्त हो सके। 800 ग्राम गुड़ आप धर्म स्थान में दे दें रविवार वाले दिन।
अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वो सप्तम भाव में आके बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य कुछ अच्छा फल प्रदान नहीं करते। वो जो आपकी गृहस्थी है, आपके पार्टनर के साथ जो संबंध है उसमें कुछ खलल डालनी शुरू कर देते हैं। तो आप खलल किस वजह से डालेंगे? क्योंकि वो दृष्टि जो है उनकी द्वितीय भाव के ऊपर जा रही है, दूसरे भाव के ऊपर जा रही है, सेकंड हाउस पे जा रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी वाणी पे संयम रखें। गलत वाणी बोलने से आपकी गृहस्थी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो कृपा करके वो ध्यान रखें। और उसके बाद आपके पिताजी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा बन के आ सकता है, यानी कि आपके डिपॉजिटेड मनी में से, बैंक अकाउंट में से कुछ ना कुछ धनराशि पिताजी के लिए या बड़ों के लिए निकल सकती है। ये आप ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए 6th हाउस में सूर्य आए हैं, तो 6th हाउस में आने के कारण आपके सर दर्द, आपको इस तरह की कोई दिक्कत बन सकती है। और पिता के निमित्त आपके पास भी खर्चा बन रहा है या उनको कोई दिक्कत बन रही है। आपको शायद रात की नींद ना आए, हेडेक वगैरह या माइग्रेन, इस तरह की कोई दिक्कत आपको बन सकती है। और जो आपके शत्रु हैं वो तो कमज़ोर होते हुए इस टाइम दिखाई देते हैं, लेकिन आपके पिता को परेशानी और उनकी हेल्थ डाउन दिखाई देती है। तो आप उसके निमित्त सूर्य को नमस्कार करते रहें। जल डालकर जल डालकर उसके अंदर गुड़ डालकर थोड़ा सा जल के अंदर वो आप सूर्य को अर्घ देते रहें और सूर्य की मंत्र और आदित्य हृदय स्त्रोत से प्रार्थना करते रहें। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य जो है 5th हाउस में आए हैं। 5th हाउस में आने पे संतान से थोड़ी सी परेशानी बनेगी। संतान थोड़ी गर्मी दिखाएंगी, गुस्सा करेंगे आपको या अपना क्रोध दिखाएंगे। तो आप जल चढ़ाते रहेंगे तो आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। और वो देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, तो आपका खर्च या रात की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको रात भर शायद नींद भी ना आए। और जो लेडीज़ हैं जो प्रारंभिक गर्भावस्था के समय में हैं, उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना है और उनको अपने पेट के ऊपर चंदन या हल्दी लगानी है नाभि में, ठीक है, वो ज़रूर लगा लें। वो अपने गर्भ का ध्यान रखें। आप अगर सूर्य की आराधना करते रहेंगे, सूर्य को जल प्रदान करते रहेंगे, तो आप इस समस्या का भी समाधान पा लेंगे। ठीक है, आप इतना उपाय करिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 4th हाउस में आए हैं। अब 4th हाउस पे आने पे वो आपका खर्च बढ़ा देंगे। अब खर्च जो है वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन क्या होगा कि ये अपने लिए खर्च होगा, अपने घर के लिए आप खर्च करेंगे। शायद आप कोई नई चीज़ खरीदें या अपने लिए कोई नई चीज़ें लेकर आएँ, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। उसके बाद आपके कार्य और लाभ के भी भाव को वो कार्य के भाव को देख रहे हैं, जहाँ आप अपना कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए लाभ ही निकल के आ रहा है। अपने माता पिता की सेहत का आप ध्यान रखें और उसके बाद आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है और आपके प्रमोशन भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको क्रोध नहीं करना, अपने वचनों पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इस समय पे अगर आप क्रोध करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा संभव है। तो सबसे पहले अपने क्रोध को आप शांत करके रखें। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 3rd हाउस के अंदर बैठ गए हैं, तृतीय भाव के अंदर आके बैठ गए हैं। सूर्य वहाँ पे बैठे आपको पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। आप जो काम आपके अटके हुए थे वो आप अपने पराक्रम से या अपनी हिम्मत से पूर्ण कर लेंगे। अपनी माता का और अपने पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। लेकिन छोटे भाई बहनों से आप कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मत करना, थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना, क्योंकि आप अपने छोटे भाई बहनों से कुछ इस तरह से बात कर देंगे कि जो उनको बुरी लग जाए या हर्ट हो जाए। क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास या ज़्यादा बढ़ जाने के कारण थोड़ी घमंड जैसी झलक ना आ जाए, तो थोड़ा सा अपने अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। बाकी सूर्य के जो मैंने, आप वीडियो पूरी देख लें, स्टार्टिंग में जो जो उपाय बताए हैं वो आप भी कर लें। अब धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो 2nd हाउस में आने से आपकी वाणी के कारण आप कुछ ना कुछ घर पे इस तरह की कड़वी वाणी इस्तेमाल करोगे, जिसके कारण आपको
दिक्कत महसूस हो जाएगी या घर में कुछ ना कुछ कलह होगी। अपने पिता से अनबन ना करें, अपनी आँख का भी ध्यान रखें और आँख के अंदर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपने आपके पिता के कार्यस्थल में उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उनके सैलरी में कुछ कमी आ जाए या कुछ इस तरह से पिता को कोई दिक्कत बन रही है, तो अपने पिता की सेहत का या उनका ध्यान रखें। उनसे संबंधित कोई उनको किसी भी तरीके से उनको कोई परेशानी हो तो आप अपने पिता से बना करके रखें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन कुछ इस तरह से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ आपने नहीं करनी है वो है, आपने कड़वा नहीं बोलना, अहंकारवश गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना जिसके कारण आपको दिक्कत महसूस हो। और सूर्य की आराधना करना बिल्कुल ना भूलना, नहीं तो आपकी आँख में भी दिक्कत बन सकती है। अब हम मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि में ही तो सूर्य हैं, तो आपके लग्न में बैठ गए आके, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ गए, तो आपको सर में दर्द, गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो अपने क्रोध के ऊपर ज़रा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपका क्रोध आपकी गृहस्थी के अंदर खलबली मचा देगा, क्योंकि वो 7th हाउस को देख रहा है। अगर पति पत्नी के अंदर मनमुटाव और दिक्कत इस माह बनती है तो आप कृपा करके थोड़े अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि गुस्सा आपके दिमाग पे चढ़ के बोलेगा। तो अच्छा है अगर आप तरक्की कर रहे हैं, बाकी कामों के अंदर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, आपकी वृद्धि हो रही है। लेकिन वृद्धि होते होते या हम जब बढ़ते चले जाते हैं, मैंने आगे भी बताया था, अहंकार नहीं बढ़ जाना चाहिए। इधर आके अहंकार बढ़ जाएगा। थोड़ा इस चीज़ को, अगर मेरी इस बात को, नसीहत को, जिस चीज़ के ऊपर मैं बार बार एम्फसाइज़ करती हूँ, अगर आप उस नसीहत को मान लोगे तो आपको ये अहंकार वाली समस्या जो नहीं आपके घर को ख़राब नहीं करेगी। या आपके पार्टनरशिप, जिसके बिज़नेस के साथ भी पार्टनरशिप हो कहीं, उधर भी ये ध्यान रखना, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कुछ इस तरह की बात ना करो। लेकिन हाँ, धर्म को आप ज़रूर मानते रहें, और सूर्य को जो जल चढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया वो आप करते रहें, कि जिसके कारण आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको गुड़ और गेहूं का भी मंदिर में दान, सेपरेटली आपके लिए एक्स्ट्रा बता रही हूँ उपाय, वो आपने ज़रूर देना है। तो आप मेरी इस हिदायत को अच्छे से मानना और उपाय करना। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने गुड़, वो जल चढ़ाना और वो मंत्र और आदित्य हृदय स्त्रोत, जो जो कुछ बताया वो सभी ने करना है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य आपके 12th हाउस में, यानी कि खर्च के भाव में आके बैठ गए हैं, तो ज़रा अपना रात को जागने की आपको परेशानी होगी। रात रात जागे रहोगे, नींद अच्छे से आएगी नहीं, और खर्च अननेसेसरीली आपके बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ चाहोगे नहीं वहाँ पर भी खर्च बनेगा। तो थोड़ा अपना खर्चे के ऊपर ध्यान रखना और अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखना। अगर आप खर्चे ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे और जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव बनाओगे तो आपके गृहस्थी के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि शत्रु भी आपके अपने आप कमज़ोर होते जाएंगे, और अगर आपका कोई ऋण है तो ऋण भी उतर जाएगा, और कोई केस चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी मुझे उतरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि निपटता हुआ। तो इस माह में आपको भी सूर्य आराधना जरूर करनी है। सूर्य से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना ना भूलें, और रात को चैन से सोने के लिए आप उनका जाप करना बहुत ज़रूरी है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके सूर्य जो हैं वो 11th हाउस में बैठे हैं, आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन आप अपने बड़ों से, बॉसेस से, या अपने बड़े भाई बहनों से, या अपने ताया जी से, किसी से भी लड़ाई झगड़ा या गर्मा गर्मी या गर्म आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल ना छोड़ें उनकी तरफ, ना उनको गलत तरीके के साथ उनके साथ बात करें। बड़े भाई बहनों का आप सम्मान करें। उसके बाद इस समय के बीच में मुझे लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा, तो आपका जो दृष्टि है ऋण भी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके संतान को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप अपने संतान से भी ऊंचा ना बोलें, या आप उनके साथ भी
गर्मा गर्मी गुस्से वाली बातें मत करें, थोड़ा सा बस अपना क्रोध नियंत्रण करें। बाकी तो आपके लिए मुझे ये बढ़िया ही दिखाई देता है। जब ऋण उतर रहे हैं, जब सूर्य आपको लाभ देने के लिए आए हैं, तो आप इस सूर्य के जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर सूर्य को जल चढ़ाने वाले और भी डिटेलिंग्स देखनी है, आप तो मेरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सूर्य को जल कैसे चढ़ाएं वो आपको बताया है। अगर वो डिटेलिंग्स आप देखना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हो। बाकी जिन चीज़ों के सावधानियां मैं बता रही हूँ वो आप पूर्ण कर लेना। और ऋण आपका मुझे उतरता हुआ दिखाई देता है। कोई रोग भी हो वो आपका इस समय में दूर हो रहा है। बाकी सूर्य की मदद ज़रूर ले लें क्योंकि आपको वो लाभ देने के लिए आ रहे हैं। सूर्य का जो मकर संक्रमण है उसके बारे में सभी राशियों अनुसार आपको मैं बता चुकी हूँ सारा। आपने 1 माह तक इसी चीज़ का अनुसरण करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये 1 माह तक इस तरह की स्थिति रहेगी। तो अब मैं नए विषय के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।